हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट, हम लोग ने फिजिक्स का शुरुआत किया था और फिजिक्स का जो टॉपिक था, जो हम लोग अध्ययन की शुरुआत किया था, वह वेव था, तरंग था। और तरंग को हम लोगों ने देखा कि तरंग क्या होती है, तरंग के कितने प्रकार होते हैं, तरंग कहाँ पर जो है कौन सी तरंग को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, और किस वेव को मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात हम लोग यांत्रिक तरंग को देखा गया, अयांत्रिक तरंग को देखा गया। यांत्रिक तरंग के बारे में हमने बताया। मेरे साथियों, एक बार 5 मिनट हम लोग रिकैप करेंगे, फिर से दोबारा रिवीजन करेंगे, फिर आज की टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पर आएंगे। तो आइए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा से उसको फिर से समझ लिया जाए। तो हम लोगों ने देखा तरंग के बारे में, किसके बारे में, वेव के बारे में देखा गया। और हमने बताया कि तरंग क्या होती है। तो हमने बताया कि तरंग एक प्रकार की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। और अगर हम बात करें तो माध्यम में, मीडियम में, हमने बताया कि ये विक्षोभ के रूप में उत्पन्न होती है, जो है डिस्टरबेंस के रूप में उत्पन्न होती है। फिर हमने बताया कि जो वेव होती है, तरंग होती है, वह 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक तरंग, कौन सी तरंग बताया, यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव के बारे में बताया। और दूसरी वेव कौन सा बताया, अयांत्रिक तरंग। कौन सा तरंग, अयांत्रिक तरंग, जो है नॉन मैकेनिकल वेव। फिर हमने बताया यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात ये जब भी चलेंगी, ठोस में चलेंगी, द्रव में चलेंगी और गैस में चलेंगी, लेकिन कभी किस में नहीं चलेंगी, तो ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। और सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल बताया था कि ध्वनि एक प्रकार की कौन सी तरंग होती है, तो ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि यांत्रिक तरंगे जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, अनुप्रस्थ तरंग, जिसे ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है, और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सा तरंग देखा गया, अनुदैर्ध्य तरंग। और हमने बताया कि अनुप्रस्थ तरंगों को सिर्फ कहां पर उत्पन्न किया जा सकता है, तो ठोस में और द्रव के सतह पर उत्पन्न किया जा सकता है। कहां पर उत्पन्न किया जा सकता है, ठोस और द्रव के सतह पर उत्पन्न किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट बताया, ये इसमें गर्त और व श्रृंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, गर्त व श्रृंग का निर्माण होता है। वहीं पर हमने बताया एक तरंग बनाया, उभरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं, और धसे हुए भाग को क्या कहा जाता है, गर्त कहा जाता है। फिर से श्रृंग बनेगा जो है ऊपर, और नीचे फिर कौन सा धसानुमा संरचना क्या कहलाएगा, गर्त कहलाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगों में हमने बताया ये ठोस में भी चलेगी, द्रव में भी चलेगी और गैस में भी चलेगी। इसकी विशेषता बताया कि इसमें संपीड़न, है ना, संपीड़न व विरलन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, संपीड़न व विरलन का निर्माण होगा। और दूसरा पॉइंट हमने बताया कि जब कण पास पास होंगे तो वो संपीड़न कहलाएगा, और जब कणों के बीच में थोड़ा स्पेस होगा, खाली स्थान होगा, खाली जगह होगा, तो वह क्या कहलाएगा साथियों, विरलन कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया होगा। या अयांत्रिक तरंगों के बारे में बताया कि ये तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात यह ठोस में भी चलेगी, किस में चलेगी, ठोस में भी चलेगी, द्रव में चलेगी, और किस में चलेगी, गैस में भी चलेगी, है ना। फिर हम लोगों ने जो है तरंग से संबंधित कुछ शब्दावलियां देखा गया था। क्या क्या, एम्पलीट्यूड, आयाम, उसके बाद क्या देखा गया, तरंग दैर्ध्य देखा गया,
उसके बाद हमने क्या बताया, आवर्त काल, कौन सा काल, आवर्त काल, टाइम पीरियड को पढ़ा गया। फिर किसको हम लोग पढ़े, तो आवृत्ति का अध्ययन किया गया। आयाम किसे कहते हैं, तो हमने बताया कोई तरंग अपने माध्य स्थिति से जितना विस्थापन करती है वह उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। उभरे हुए भाग को क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग। धसे हुए भाग को क्या कहा जाता है, जो है डियर स्टूडेंट, तो गर्त कहा जाता है। धसे हुए भाग को क्या कहा जाता है, गर्त। और फिर आगे स्ट्रिंग का निर्माण होगा, स्ट्रिंग। और इसी प्रकार से फिर किसका निर्माण हो जाएगा, गर्त का। तरंग दैर्ध्य के बारे में हमने बताया, दो स्ट्रिंगों यानी स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट और स्ट्रिंग नंबर सेकंड, दो स्ट्रिंगों या दो गर्तों के जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वही क्या कहलाता है, जो है तरंग दैर्ध्य कहलाता है। दो स्ट्रिंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी जो होता है वही क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो लैम्डा होता है। और हमने बताया आवर्तकाल के बारे में, कोई तरंग एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है वही उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, तो कैपिटल टी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कैपिटल टी से। किसी तरंग का एक चक्कर तभी कहलाएगा जब वह किसका निर्माण कर ले, एक स्ट्रिंग का निर्माण कर ले और एक गर्त का निर्माण कर ले। आवृत्ति के बारे में हमने बताया कि कोई तरंग एक सेकंड में जितना चक्कर लगाती है वह उसका क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फिर हम लोगों ने किस पर आया, अयांत्रिक तरंगों पर आया था। और अयांत्रिक तरंग, नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंग के बारे में पहले ही दिन बताया, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हमने ये भी बताया सभी अयांत्रिक तरंगे, कौन सी, सभी अयांत्रिक तरंगे जो होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और सभी अयांत्रिक तरंगों की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। और प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ना। फिर हमने बताया कि जो प्रमुख अयांत्रिक तरंगे, प्रमुख अयांत्रिक तरंगों में हम लोगों ने गामा किरण का अध्ययन कर लिया, एक्स किरण का अध्ययन कर लिया था, और यूवी रे अर्थात अल्ट्रावायलेट किरण, पराबैंगनी का अध्ययन कर लिया गया था। अगर गामा किरण की बात किया जाए तो गामा किरण की खोज किसने किया, तो हमने बताया बेकुरल महोदय ने किया। यही कारण है कि गामा किरण को बेकुरल किरण भी कहा जाता है। और इसका तरंग दैर्ध्य अगर हम बात करें, वेवलेंथ की अगर हम बात कर लें तो बहुत कम होता है। और यही कारण है कि आवृत्ति इसकी बहुत अधिक होती है। इसमें इतना आवृत्ति होती है कि हमने बताया 30 सेंटीमीटर या धातु के परत को या सोने के परत को भेद सकती है। इसका प्रयोग हमने बताया कि इसका मुख्यतः प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कैंसर उपचार करते समय कीमियोथेरेपी में किया जाता है। वहीं एक्स किरण के बारे में बताया, रोंटजन महोदय ने इसकी खोज किया। और इसका वेवलेंथ जो होता है गामा से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि ऊर्जा इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो चिकित्सक क्षेत्र में, जैसे सीटी स्कैन में, एक्सरे में, है ना, इन सभी में आप किसका प्रयोग करते हैं, एक्स किरण। वहीं पर पराबैंगनी किरणों की खोज जो बताया, ये पराबैंगनी किरणें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, सी होती है, बी होती है और ए होती है। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसके पास होती है, तो सी के पास होती है। और ओजोन परत जो समताप मंडल में पाई जाती है, किस अल्ट्रावायलेट को रोकती है, अवशोषित करती है, तो सी को रोकती है। बी और ए हमारे पृथ्वी पर आती हैं। और अल्ट्रावायलेट ए से ही हमको एक फ्री में विटामिन भी मिलती है, विटामिन डी। यहां तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। और आज हम लोगों का जो अध्ययन का श्रृंखला होगा
वह क्या होगा साथियों, तो हम लोग का दृश्य किरण आप लोग अपने हेडिंग जो है करेंगे और दृश्य किरण के बारे में देखा जाएगा कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसकी खोज किसने किया था, हम लोग एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हुए चलेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए, हम लोग प्रमुख अयांत्रिक तरंग के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने बताया कि जो गामा किरण का अध्ययन हम लोग कर लिए, एक्स किरण का अध्ययन कर लिए थे, पराबैंगनी किरण अर्थात अल्ट्रावायलेट किरण के बारे में पढ़ लिया गया था। आज जो हम लोगों को शुरुआत करना है दृश्य किरण अर्थात विजिबल रे से शुरुआत करना है। तो आइए दृश्य किरण के बारे में थोड़ा सा समझा जाए। अगर दृश्य किरण की हम बात करें कि दृश्य किरण की विजिबल रे की खोज किसने किया था, है ना, तो दृश्य किरण की खोज न्यूटन महोदय ने किया था, जिसे फिजिक्स का क्या कहा जाता है, भौतिकी का पिता कहा जाता है। और सबसे बढ़िया इसका उदाहरण है, इसका प्रयोग है कि आप जो कुछ भी वस्तुएं देख पा रहे हैं वह किसके कारण देख पा रहे हैं, तो दृश्य किरण के कारण ही देख पा रहे हैं। अगर आप सोचिए, है ना, न्यूटन की जब बात आती है तो ये लगता है कि फिजिक्स का लगभग 60 से 70% जो सिद्धांत हैं, थ्योरी हैं, किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। और एक इनके साथ घटना भी हुआ था, एप्पल के बगीचे में बैठे थे और बार बार एप्पल प्लांट से नीचे गिर रहा था। इन्होंने एक दो एप्पल खाया, लेकिन बाद में जब लगा कि ये काहे नीचे आ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण की खोज भी कर दिए। और सोचिए अगर प्लांट ही ऊपर गिर गया होता तो फिर क्या होता, है ना। चलिए दृश्य किरण के बारे में समझा जाए, इसके बारे में चर्चा किया जाए। दृश्य किरण की खोज हमने बताया साथियों किसने किया था, तो न्यूटन महोदय ने किया था। किसने किया था, न्यूटन महोदय ने किया था। वेवलेंथ की अगर हम बात कर लें, तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 4 × 10⁻⁻7 से 8 × 10⁻⁻7 होता है। और अगर हम बात कर लें वेवलेंथ क्या होता है, तो दूरी होता है, किसके बीच की दूरी होता है, तो 2 श्रृंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी होता है। और दूरी का यसाई मात्रक जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, मीटर होता है। इतना इसका तरंग दैर्ध्य होता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात कर लें तो 10⁻14 से लेकर 10⁻10 हर्ट्ज जो होता है, क्योंकि आवृत्ति का यसाई मात्रक जो होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और यहाँ पर लिखा गया है हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से दृश्य प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे गुणों पर आधारित होती है ना। एक पॉइंट आप लोग पकड़िए, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, है ना, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए थोड़ा सा प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझा जाए। अगर प्रकाश का परावर्तन किसके बारे में समझा जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, एक मिनट साथी। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जो होता है आप लोग सभी लोग जानते होंगे। जब कोई प्रकाश की किरण गमन करते हुए या गति करते हुए किसी अवरोध से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है, तो परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परावर्तन कहा जाता है। और ये क्या होता है साथियों, तो अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब।
अगर हम बात करें जिस एंगल से ये कौन सा किरण होता है, एक मिनट साथी स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं प्रकाश के परावर्तन को। इसको हम लोग जब लाइट पढ़ेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे तो विधिवत पूर्ण समझा जाएगा, लेकिन यहां पर भी थोड़ा से समझना जरूरी है ना। ये प्रकाश की किरण आई और टकराई किसी अवरोध से और उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है ना। जब कोई प्रकाश की किरण गमन करते हुए या संचरण करते हुए किसी अवरोध से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आइए, ये जो किरण होगी ये कैसी किरण होगी, तो आपतित किरण बोला जाता है। कौन सा किरण बोला जाता है, आपतित किरण बोला जाता है। और यहां पर जो एक आप लोग देख रहे होंगे एंगल बनेगा, इसको क्या बोला जाता है, तो आपतन कोण बोला जाता है। कौन सा कोण बोला जाता है, आपतन कोण बोला जाता है। और ये जो किरण वापस जा रही है, इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। और अगर हम बात कर लें, ये जो एंगल बन रहा होगा यहां पर, इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। ठीक। और आप लोग पढ़े होंगे, इसे आई से दिखाया जाता है और इसे आर से दिखाया जाता है, यानी साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आर होता है। साइन आई बराबर, ध्यान से सुनिएगा, साइन आई बराबर साइन आर होता है। अर्थात ये अगर हम बात करें, चलिए यहां पर एक 2-3 क्वेश्चन भी हम आप लोगों से पूछने वाले हैं। ये टोटल जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बनता है। आप लोग बोलेंगे कि सर हमें मैथ बहुत अच्छे से आता है, 180 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। अब अगर हम आपसे पूछें कि आई का मान 40 है, आपतन कोण का मान 40 है, तो हमें परावर्तन कोण का मान बताइए। तो आप लोग कहेंगे कि सर अभी तो आपने बताया कि साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आर होता है। अर्थात अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितने का बनेगा। तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये टोटल 90 डिग्री का बनता है। अगर 40 ये है तो 50 ये हो जाएगा, अगर 40 ये है तो 50 ये भी हो जाएगा। अब बात आती है, आपसे परीक्षा में ये थोड़ी पूछने वाला है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आपसे परीक्षा में फिजिक्स का जो प्रश्न बनता है वो उदाहरण से बनता है, दैनिक जीवन में जो आप इसका उपयोग करते हैं उससे बनता है। और पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो वस्तु जितनी अधिक स्मूथ होगी, चिकनी होगी, उतना ही अधिक जो है परावर्तन होता है। जैसे सर आप से मान लीजिए 100 वाट का बल्ब लीजिए, 100 वाट का ना लीजिए, बहुत ज्यादा विद्युत का खपत हो जाएगा। 9 वाट का एक एलईडी लीजिए, 2 लीजिए, और एक एलईडी को ऐसे कमरे में लगाइए जो दीवारें हैं वो प्लास्टर ना की गई हो, खुरदुरी हो, और एक एलईडी बल्ब को ऐसे कमरे में लगाइए कि जो बढ़िया तरीके से प्लास्टर किया गया हो, टाई पुट्टी किया गया हो। तो आप देखेंगे कि जो दीवार प्लास्टर की गई है, बढ़िया से पेंटिंग की गई है, उसमें उजाला अधिक होगा।
लेकिन जो दीवार खुरदरी है, जिसको प्लास्टर नहीं किया गया है, पेंट नहीं किया गया है, वहां पर उजाला कम होगा। और अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हमें कोई भी वस्तु नहीं दिखती। ये पेन आप लोगों को हमको दिख रही है, इसका रीजन यही है कि प्रकाश की किरण इस पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है और हमारे आंखों के रेटिना पर पड़ रही है और इसका प्रतिबिंब का क्या कर रहा है, निर्माण हो रहा है। और प्रकाश परावर्तन का अगर ना होता तो जो ये सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं होती हैं, ब्यूटी पार्लर होते हैं, इनका कोई महत्व तो नहीं होता। सर कैसे? जो आप जब अपने फेस का फेशियल करवाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं का यूज करते हैं, तो वो करता क्या है, हमारे चेहरे को वो गोरा या सांवला नहीं करता है, वो हमारे त्वचा को चिकना करता है। और जितना अधिक चिकना होगा उतने अधिक प्रकाश का परावर्तन होगा, और जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो आपका चेहरा जो है या आपके उनका चेहरा जो है चमकदार दिखाई देगा। तो सोचिए, अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो जाते। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन बहुत डीपली में हम इसको अभी नहीं समझाएंगे, क्योंकि जब लाइट पढ़ेंगे तो वहां पर इसको समझा जाएगा। ठीक है, तो बस इतना जानते रहिए, हमें कोई भी वस्तु किसके कारण दिखती है, प्रकाश परावर्तन के कारण। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। और अपवर्तन की अगर हम बात करें, प्रकाश के अपवर्तन की अगर हम बात कर लें, तो जब कोई किरण गमन करते हुए किसी अवरोध से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। हालांकि इसके दो नियम भी हैं। जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर, विरल से सघन में जब आ जाती है तो अविलंब के पास, इसको लाइट में पढ़ा जाएगा। और इसका ये आपतित किरण होगी और ये कौन सी होगी, अपवर्तित किरण होगी। अब इसका दैनिक जीवन में सबसे बढ़िया मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं कि जहां प्रकाश का अपवर्तन होगा वहां दृष्टि भ्रम उत्पन्न होगा। फिर से सुनिए, जहां प्रकाश का अपवर्तन होगा वहां दृष्टि भ्रम उत्पन्न होगा। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण, अभी तो गर्मी का समय आ गया, ठंडी के समय में जब आप लोग स्नान करने जाते होंगे तो 2 मिनट पहले थोड़ा सा डर सा लगता है कि पानी कैसे डालूं। तो जब आप जो बर्तन आपने ले रखा है, टफ या बाल्टी ले रखा है, उसमें आप अपनी जब अंगुली डालते होंगे तो जो आपके अंगुली का वास्तविक आकार है, या तो ये टेढ़ा दिखाई देगा या तो मोटा दिखाई देगा। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन खूब बनता है नॉर्मली कि किसी जल में पेंसिल को या राड को या किसी छड़ को जब डाला जाता है तो कैसा दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा। किसके कारण? प्रकाश के जो है अपवर्तन के कारण। आप एक बर्तन लीजिएगा, उसमें सिक्का डालिएगा, आप देखेंगे जो सिक्का होता है अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखता है। किसके कारण? प्रकाश अपवर्तन के कारण। मछली उछली पकड़े हैं आप लोग? जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे वो मछली उछली तो पकड़े ही होंगे। और मछली पकड़ने में यह समस्या आती थी कि जैसे आप मछली पकड़ते थे वैसे मछली हाथ के नीचे से क्या होती थी, निकल जाती थी। क्यों निकल जाती थी? समझ में आया?
इसलिए निकल जाती थी कि वहां पर प्रकाश का अपवर्तन लागू होता था और मछली अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठी दिखती थी। मान लीजिए वह 1 सेंटीमीटर पे होती थी, दिखाई देती थी, लेकिन वह रहती थी 2 सेंटीमीटर की गहराई पर। आपने हाथ डाला 1 सेंटीमीटर और मछली तो है 2 सेंटीमीटर दूर पर आसानी से निकल गई। तो अब मछली पकड़िएगा तो प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत याद रखिएगा। तो समझ में आया। दृश्य किरण की अगर हम बात करें तो खोज किसने किया था डियर स्टूडेंट? न्यूटन महोदय ने किया था। तरंग दैर्ध्य कितना होता है, आवृत्ति कितनी होती है, इसको देखा गया और दृश्य किरण के कारण ही हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। हमने प्रकाश परावर्तन भी समझाया, अपवर्तन भी समझाया और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृग मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना। जब प्रकाश की किरणें सघन से कहां पर जाती हैं, विरल में जाती हैं, तभी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बस इतना जानते रहिए कि सघन से जब विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर, और विरल से जब सघन में आती हैं तो अभिलंब के पास। एक समय ऐसा आता है कि प्रकाश का ऐसे पूर्ण परावर्तन होने लगता है और यही कारण है कि जो है झूठे जल का आभास होना, मृग मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? तो टोटल जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। आइए चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। औरक्त किरण, है ना, इंफ्रारेड रे की अगर हम बात करें, खोज किसने किया था? तो इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और अगर हम बात करें तो जो औरक्त किरण है इसे उष्मीय किरण कहा जाता है। इसे उष्मीय किरण कहा जाता है। क्यों उष्मीय किरण कहा जाता है सर? क्योंकि ये किरणें जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसके टेम्परेचर को, उसके तापमान को बढ़ा देती हैं। ये किरणें जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसके तापमान को या टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। यही कारण है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्मीय किरण के नाम से जाना जाता है। और इसकी खोज किसने किया था? तो हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर हम औरक्त किरण की बात करें तो कोहरे में, धुंध जो होता है ठंड के समय, कोहरा जो होता है, कोहरे में फोटोग्राफी में भी प्रयोग किया जाता है। अब मान लीजिए आपको सेल्फी वगैरह लेना है, आप भी हैं, आपके वो भी हैं, और खूब कोहरा पड़ा हुआ है, सेल्फी लेना है। अब तो लोग बाइक चला रहे हैं तब भी सेल्फी लेते चल रहे हैं। तो जब सेल्फी लेना है तो कोहरे के कारण, धुंध के कारण सेल्फी सही तरीके से आ नहीं पाएगा। तो एक काम करवाइए आप कि औरक्त किरण इंफ्रारेड को आपतित करवा दीजिए। और मैंने पहले बताया कि ये किरण जिस पर पड़ेंगी उसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगी, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, कोहरा साफ हो जाएगा, बढ़िया से आप उनके साथ फोटो वोटो लीजिए, है ना। तो ये किरणें जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसके तापमान को बढ़ा देती है। औरक्त किरण का प्रयोग टीवी रिमोट में भी किया जाता है। औरक्त किरण का प्रयोग टीवी रिमोट में भी किया जाता है। अच्छा, अब तो शायद पता नहीं, कुछ लोग देखे होंगे, कुछ लोग नहीं देखे होंगे। पहले के समय में टीवी सीडी और डीवीडी हुआ करती थी। पहले सीडी रहती थी, एक कैसेट लगता था, फिर बाद में डीवीडी आया तो उसमें 4-5 फिल्में हुआ करती थी। तो जब हम लोग को चैनल चेंज करना होता था तो एकदम उसके सामने जाकर रिमोट को हम लोग क्या करते थे, दबाते थे, तब जाके चैनल क्या होता था, चेंज होता था। लेकिन आज के समय के जो रिमोट हैं
उनको आप कमरे में बैठे हैं, किसी भी तरफ किसी भी दिशा में करके क्लिक कर दीजिए, दबा दीजिए, आपके टीवी का चैनल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंटीना हुआ करता था, और जब भारत और पाकिस्तान का वही एक बाल पे 2 रन वाला कंडीशन हुआ करता था, तभी चिड़िया एंटीना को हिला भी दिया करती थी, और नंबरिंग हुआ करता था किस बार जाके आप सही करके आएंगे। कई बार तो ऐसा भी बोला जाता था कि एक लोग वहीं पकड़ के बैठे रहो, है ना। तो अवरक्त किरण का प्रयोग कहां पर किया जाता है, टीवी रिमोट में भी किया जाता है, और इसका प्रयोग चिकित्सक क्षेत्र में सिकाई के लिए भी किया जाता है। आइए वही चीज हमने लिखा भी है, अवरक्त किरण को उष्मी किरणें भी कहा जाता है, क्योंकि ये पदार्थ में ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। जब ये किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वस्तु के ताप को यानी टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। अवरक्त किरण का प्रयोग टीवी रिमोट में भी किया जाता है। अवरक्त किरण का प्रयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किया जाता है। तो अब कभी धुंध में कोहरे में सेल्फी लेने में उनके साथ दिक्कत हो तो आप लोग करिएगा क्या कि अवरक्त किरण को आपतित करवा दीजिएगा, फिर सेल्फी लेने में समस्या नहीं आएगी। के लिए भी किया जाता है, सिकाई के लिए भी किया जाता है। और अगर बात कर ले खोज किसने किया था, तो हर्शल नामक वैज्ञानिक ने किया था। तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 8 × 10⁻⁷ से लेकर 10⁻³ मीटर होता है। वहीं पर आवृत्ति 10⁻12 से 10⁻10 हर्ट्ज होती है। आइए चलते हैं आगे। सूक्ष्म रेडियो किरण, माइक्रो रेडियो रे के बारे में बात कर लिया जाए। अच्छा, इसे सूक्ष्म क्यों कहा जाता है, और इसके बाद हम लोग जो है जस्ट क्या पढ़ने वाले हैं, दीर्घ पढ़ने वाले हैं। चलिए बताइए जल्दी, इसे सूक्ष्म रेडियो तरंग क्यों कहा जाता है। पहला पॉइंट तो यही, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इसका जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, वह क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है, निम्न होता है। किससे अगर बात करें, दीर्घ से निम्न होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सूक्ष्म रेडियो तरंग कहा जाता है। सूक्ष्म रेडियो तरंग की खोज किसने किया था, तो हेनरिक हर्ट्ज महोदय ने किया था। तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 10⁻³ से 1 मीटर होता है। आवृत्ति 10⁻10 से लेकर 10⁻8 हर्ट्ज होती है। और अगर हम बात कर लें सूक्ष्म तरंगों का उपयोग रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण में किया जाता है। उसके साथ साथ इनका प्रयोग मोबाइल टावरों के बीच संचार के लिए भी किया जाता है। जो आप मोबाइल लिए हैं और टाइम टाइम पर उनसे पूछते रहते हैं कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो वह कौन सी किरण जो है प्रयोग में लाया जाता है, तो सूक्ष्म रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है, कि जो आप आसानी से पूछ लेते हैं कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना। चलिए चलते हैं दीर्घ रेडियो तरंग पर। दीर्घ रेडियो तरंग क्या कह रहा है, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी महोदय ने किया था। एक मार्कोनी कंपनी का डियर स्टूडेंट रेडियो भी आया करता था पहले के समय में। और तरंग दैर्ध्य जो होता है वह 1 से लेकर 10⁻4 मीटर होता है। और आवृत्ति जो होती है 10⁻6 से लेकर 10⁻4 हर्ट्ज होता है। दीर्घ मिला जुला के ये समझिए कि लगभग जहां पर सूक्ष्म रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर दीर्घ रेडियो तरंग का भी प्रयोग किया जाता है। अगर अधिक ऊर्जा चाहिए तो सूक्ष्म का, अगर कम ऊर्जा चाहिए तो दीर्घ का, क्योंकि भाई इसका वेवलेंथ जो होगा, तरंग दैर्ध्य जो होगा वो अधिक होगा। और जब तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो आवृत्ति क्या होगी, निम्न होगी, है ना। कह रहा है दीर्घ रेडियो किरण का उपयोग भी रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण में किया जाता है, मोबाइल संचार में किया जाता है,
ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे मेरे साथियों। मैं यहाँ पे स्टार बना भी दिया हूं, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, है ना। तार विहीन कीबोर्ड व माउस में किसका प्रयोग किया जाता है? दीर्घ रेडियो तरंग का कि सूक्ष्म रेडियो तरंग का? तो किसका किया जाता है? दीर्घ रेडियो तरंग। सैटेलाइट, है ना, उपग्रहों के मध्य संचार में भी किसका प्रयोग किया जाता है? जो है तो दीर्घ रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और यहीं से इस हेडिंग से, इस टॉपिक से वेब नामक चैप्टर समाप्त हुआ। और आई होप डियर स्टूडेंट आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया गया वह समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से उसको दोबारा समझाएंगे ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा, और हाँ डियर स्टूडेंट आप लोग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अपने मित्रों के पास, उनके पास शेयर कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहिए अगर अच्छा लगे तो। जो न्यू चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है साउंड। क्या पढ़ा जाएगा? साउंड, है ना, अर्थात ध्वनि का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और आप लोग अपने दैनिक जीवन में ध्वनि का भी विधिवत पूर्ण प्रयोग करते होंगे, म्यूजिक वगैरह भी सुनते होंगे, है ना, मिजाज भी छन छन बदलता होगा। तो हम लोग अब किसके बारे में जानने वाले हैं? तो ध्वनि के बारे में जानने वाले हैं। कि सबसे पहले ध्वनि आपसे कोई पूछ दे कि ध्वनि क्या है, पहला प्रश्न यही है कि ध्वनि साउंड है क्या? तो आप लोग को मैं पहले से बता रखा हूं कि ध्वनि क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि ध्वनि एक प्रकार की तरंग होती है। क्या होती है? तरंग होती है। कोई और पूछे कौन सी तरंग होती है, तो आप लोग बोलेंगे यांत्रिक तथा अनुदैर्ध्य तरंग होती है ना। यांत्रिक तथा अनुदैर्ध्य तरंग होती है। यांत्रिक आपने बोल दिया तो इसका मतलब है इसे माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। अनुदैर्ध्य बोला आपने तो इसका मतलब ये है कि ये ठोस में भी चलेगी, द्रव में भी चलेगी और गैस में भी चलेगी। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में ध्वनि को विधिवत पूर्ण पढ़ा जाएगा और इसके गुण को देखा जाएगा। आवृत्ति के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। अच्छा, ध्वनि में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है? तो आवृत्ति के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला अगर बात कर लें तो श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि के बारे में पढ़ा जाएगा। और अगला हेडिंग होगी अश्रव्य ध्वनि, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। और अगला जो टॉपिक होगा हम लोगों का वह होगा पराश्रव्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि? पराश्रव्य ध्वनि। फिर अगला अगर हम बात कर लें, अगला टॉपिक हम लोग इसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, तो ध्वनि की चाल देखा जाएगा। ध्वनि की चाल देखा जाएगा, किस पर निर्भर करती है, किसमें ध्वनि की चाल ज्यादा होगी, किसमें ध्वनि की चाल कम होगी। तो ध्वनि की चाल देखा जाएगा। फिर ध्वनि की विशेषता देखा जाएगा, और ध्वनि की विशेषता के अंतर्गत तीव्रता को देखा जाएगा, है ना, तीव्रता को देखा जाएगा, तारत्व को देखा जाएगा और गुणता को देखा जाएगा। तीव्रता, तारत्व और गुणता को देखा जाएगा। फिर इसके अंतर्गत हम लोग ध्वनि में परावर्तन भी होता है, ध्वनि का परावर्तन देखा जाएगा। ध्वनि का अपवर्तन भी होता है, तो ध्वनि का अपवर्तन भी देखा जाएगा। और ध्वनि में विवर्तन भी होता है। क्या होता है? ध्वनि का विवर्तन भी होता है, तो ये देखा जाएगा। ध्वनि का श्रव्य अश्रव्य ध्वनि की चाल, तीव्रता, तारत्व, गुणता और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसको देखा जाएगा। और आप लोग ने एक कहावत भी सुने होंगे कि दीवारों को कान होते हैं। होते हैं क्या? बताइए आप लोग,
क्या दीवारों को कान होते हैं? तो ये कहावत अभी आप लोगों ने सुना था और अगले वीडियो में आप लोग जान भी लेंगे कि दीवारों को कान कैसे होता है। और बहुत सारे लोग तो इसके चक्कर में कुटाए भी होंगे कि हम तो रूम में हैं, बड़ी साउंड स्लोली निकाल रहे हैं, लेकिन बाहर कैसे गार्जियन को पता चल गया। तो इसलिए पता चल जाता है कि दीवारों को कान होता है, लेकिन कैसे कान होता है इसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए डियर स्टूडेंट आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से करते रहिए। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।